लखनऊ को आईपीएल चैंपियन बना सकते हैं ये 5 मैच विनर। एएसजी मैच विनर ऑक्शन में जाने से पहले लखनऊ के ऑनर संजीव गोयनका ने साफ किया था कि वह उन खिलाड़ियों पर दांव लगाएंगे जो जीत की मानसिकता रखते हैं। उन्होंने किया भी ऐसा और कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों को शामिल किया। आइए उन 5 मैच विनर खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं जो लखनऊ को चैंपियन बनवा सकते हैं। पहला मैच विनर। लखनऊ के पहले मैच विनर की बात करें तो वह तेज गेंदबाज मयंक यादव हैं। एक ही सीजन में अपनी गेंदबाजी से सबको अपना दीवाना बनाने वाले मयंक विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं और वह एक बार फिर लखनऊ के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। मयंक को लखनऊ ने 11 करोड़ में रिटेन किया था। दूसरा मैच विनर। लखनऊ के दूसरे मैच विनर की बात करें तो साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज मैथ्यू ब्रिटजके का नाम आता है। ब्रिटजके लखनऊ की बल्लेबाजी में एक नई जान फूंक सकते हैं। उन्हें लखनऊ ने 75 लाख में खरीदा है। तीसरा मैच विनर। लखनऊ का तीसरा मैच विनर एकदम स्पेशल है। एक फिनिशर के तौर पर गुजरात को कई मैच जीतवा चुके डेविड मिलर इस बार लखनऊ के लिए फिनिशर की भूमिका में होंगे। मिलर को अपना बनाकर लखनऊ ने शानदार काम किया है। चौथा मैच विनर। लखनऊ का चौथा मैच विनर तो अपनी बल्लेबाजी से पहले ही सबको अपना दीवाना बना चुका है। निकोलस पूरन बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं और वह मिडिल ऑर्डर में लखनऊ की जान हैं। उन्हें 21 करोड़ में रिटेन किया गया था। सबसे बड़ा मैच विनर। लखनऊ ने इस बार ऋषभ पंत को ऐतिहासिक कीमत पर खरीदकर सबसे बड़ा दांव खेला है। अपनी अद्भुत बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले पंत को यह टीम कप्तानी भी सौंप सकती है। वह इस टीम के सबसे बड़े मैच विनर हो सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में इस्तीफे और संन्यास का दौर चल रहा है। टेस्ट टीम के कोच जेसन गिलेस्पी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इरफान और ऑलराउंडर इमाद वसीम ने संन्यास ले लिया। इस्तीफे के कुछ दिनों बाद अब गिलेस्पी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी पर करारा हमला किया। उन्होंने दावा किया है कि टिम नीलसन को हटाने का फैसला तब लिया गया जब उन्होंने टीम के रेड बॉल कोच की भूमिका से इस्तीफा देने का फैसला किया। आखिरकार रिंकू सिंह किस्मत की पिंडली में फट गए। लेकिन वो सिर्फ किस्मत की उम्मीद में नहीं बैठे थे। वह सफलता का अनुसरण कर रहा था और उत्तर प्रदेश के इस क्रिकेटर को इस बार इसका फल मिल रहा है। केकेआर ने अब तक अपनी मजदूरी बढ़ाई है। वह लंबे समय से केकेआर का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक केकेआर ने उन्हें बहुत कम भुगतान किया। इस बार रिंक सिंह कॉटेज आईपीएल खेल रहे हैं। इस बार कप्तान के लिए रिंकू सिंह जिम्मेदार थे। वह लंबे समय से केकेआर के कप्तान के रूप में अपना नाम सुन रहे थे। हालांकि केकेआर ने अभी तक कप्तान के नाम की घोषणा नहीं की है। उस स्थिति में अजिंक्य रहाणे रिंकू से आगे हैं। इस बार विजय हजारे ट्रॉफी के लिए उत्तर प्रदेश के कप्तान चुने गए। विजय हजारे ट्रॉफी 21 दिसंबर से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश ने इस टूर्नामेंट के लिए 19 सदस्यों की टीम की घोषणा की है। भुवनेश्वर कुमार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के कप्तान थे। आर्यन ज्वेल रणजी ट्रॉफी के कप्तान थे। 21 दिसंबर को उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर के खिलाफ खेलेगा। इस टूर्नामेंट में कप्तान रिंकू सिंह का परीक्षण किया जाएगा। यदि वह सफल होता है तो उसे भविष्य में केकेआर के नेता के रूप में देखा जा सकता है।
अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को 2-0 सीरीज में हराया। श्रृंखला के निर्णायक मैच में जिम्बाब्वे को 3 विकेट से हराकर अफगानिस्तान ने 3 मैचों की 20-20 श्रृंखला 2-1 से जीत ली। 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान ने 3 गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। हरारे के स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर जिम्बाब्वे को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। हालांकि मेहमान गेंदबाजों ने शुरू से ही जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी को कमजोर कर दिया। अफगानी गेंदबाज अजमतुल्लाह उमरजई और मुजीब उर रहमान की शानदार गेंदबाजी से जिम्बाब्वे को शुरुआत में ही झटका लग गया। फिर राशिद खान ने अपनी फिरकी से मध्य और निचले क्रम पर अधिक दबाव बना दिया। नतीजा यह हुआ कि जिम्बाब्वे की पारी 19.5 ओवर में 127 रन पर समाप्त हो गई। जिम्बाब्वे के लिए ओपनर ब्रायन बेनेट ने 31 रन बनाए। इसके अलावा वेस्ले मधेवेरे ने 21 रन बनाए। अफगानिस्तान के लिए सबसे सफल गेंदबाज राशिद खान रहे, जिन्होंने 4 विकेट लिए। नवीन उल हक, मुजीब उर रहमान और अजमतुल्लाह उमरजई ने 2 से 2 विकेट लिए। हरारे के स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर जिम्बाब्वे को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। हालांकि मेहमान गेंदबाजों ने शुरू से ही जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी को कमजोर कर दिया। अफगानी गेंदबाज अजमतुल्लाह उमरजई और मुजीब उर रहमान की शानदार गेंदबाजी से जिम्बाब्वे को शुरुआत में ही झटका लग गया। फिर राशिद खान ने अपनी फिरकी से मध्य और निचले क्रम पर अधिक दबाव बना दिया। नतीजा यह हुआ कि जिम्बाब्वे की पारी 19.5 ओवर में 127 रन पर समाप्त हो गई। जिम्बाब्वे के लिए ओपनर ब्रायन बेनेट ने 31 रन बनाए। इसके अलावा वेस्ले मधेवेरे ने 21 रन बनाए। अफगानिस्तान के लिए सबसे सफल गेंदबाज राशिद खान रहे, जिन्होंने 4 विकेट लिए। नवीन उल हक, मुजीब उर रहमान और अजमतुल्लाह उमरजई ने 2 से 2 विकेट लिए। 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान थोड़ा दबाव में है। उन्होंने 44 रन पर 4 विकेट खो दिए। हालांकि अफगानिस्तान ने 5वें विकेट के लिए गुलबदीन नैब और अजमतुल्लाह उमरजई की 48 रन की साझेदारी से स्थिति बदल दी। अजमतुल्लाह ने सर्वाधिक 34 रन, गुलबदीन ने 22 रन बनाए। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर राजा ने टीम के लिए 2 विकेट लिए और 79-0 विकेट का रिकॉर्ड बनाया। लेकिन अंततः उनकी सफलता भी जिम्बाब्वे के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि मोहम्मद नबी अभी भी क्रीज पर थे। उन्होंने 18 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 24 रन बनाकर अफगानिस्तान को जीत दिलाई और 2 से 1 से सीरीज जीत ली। अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को 2-0 सीरीज में हराया। श्रृंखला के निर्णायक मैच में जिम्बाब्वे को 3 विकेट से हराकर अफगानिस्तान ने 3 मैचों की 20-20 श्रृंखला 2 से 1 से जीत ली। 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान ने 3 गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। हरारे के स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर जिम्बाब्वे को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। हालांकि मेहमान गेंदबाजों ने शुरू से ही जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी को कमजोर कर दिया। अफगानी गेंदबाज अजमतुल्लाह उमरजई और मुजीब उर रहमान की शानदार गेंदबाजी से जिम्बाब्वे को शुरुआत में ही झटका लग गया। फिर राशिद खान ने अपनी फिरकी से मध्य और निचले क्रम पर अधिक दबाव बना दिया। नतीजा यह हुआ कि जिम्बाब्वे की पारी 19.5 ओवर में 127 रन पर समाप्त हो गई। जिम्बाब्वे के लिए ओपनर ब्रायन बेनेट ने 31 रन बनाए। इसके अलावा वेस्ले मधेवेरे ने 21 रन बनाए। अफगानिस्तान के लिए सबसे सफल गेंदबाज राशिद खान रहे, जिन्होंने 4 विकेट लिए। नवीन उल हक, मुजीब उर रहमान और अजमतुल्लाह उमरजई ने 2 से 2 विकेट लिए।
श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने। श्रेयस अय्यर ने मुंबई को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्मैट का खिताब जिताकर इतिहास रच दिया। मुंबई ने बेंगलुरु में फाइनल में मध्य प्रदेश को हराकर लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीती। इस साल की शुरुआत में कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने श्रेयस की कप्तानी में 2024 इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का खिताब जीता था। कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर को 2024 इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल खिताब दिलाने के कुछ ही महीनों बाद श्रेयस अय्यर ने रविवार 15 दिसंबर को अपनी कप्तानी में एक और उपलब्धि जोड़ ली, जब मुंबई ने उनकी कप्तानी में 2024 से 25 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) जीत ली। रोमांचक फाइनल मुकाबले में मुंबई ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मध्य प्रदेश को 13 गेंदें शेष रहते 5 विकेट से हरा दिया। रजत पाटीदार की 41 गेंदों में 80 रनों की शानदार पारी बेकार चली गई, क्योंकि अजिंक्य रहाणे 30 गेंदों में 37 रन, सूर्यकुमार यादव 35 गेंदों में 48 रन और सूर्यनाश शेज 15 गेंदों में 36 रन ने भारतीय घरेलू क्रिकेट दिग्गजों को उनके दूसरे खिताब पर पहुंचा दिया। श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास। श्रेयस अय्यर ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया है, क्योंकि वह इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) दोनों ही ट्रॉफी जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। श्रेयस ने यह उपलब्धि एक ही साल में हासिल की है। केकेआर समाचार। केकेआर तेज गेंदबाज अचानक सेवानिवृत्त हो गया है। उन्होंने 31 साल की उम्र में बड़ा फैसला किया। कोलकाता नाइट राइडर्स के पूर्व तेज गेंदबाज ने आईपीएल 2025 की सेवानिवृत्ति की घोषणा की। कोलकाता नाइट राइडर्स ने नए सीजन टीम की नीलामी से शुरुआत की। अचानक खबर आई, केकेआर ने क्रिकेट से संन्यास का फैसला किया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने नए सीजन टीम की नीलामी को साफ किया। नया कप्तान कौन होगा, इसके बारे में अटकलें। बीच बीच में खबर आई, केकेआर ने क्रिकेट से संन्यास का फैसला किया। भारतीय क्रिकेट से पेसर ने राजपूत को चित्रित किया। उन्हें 31 साल की उम्र में इस तरह का फैसला करने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने 2009 से 2024 तक घरेलू क्रिकेट खेला। यहां तक कि अगर हमें भारतीय टीमों में मौका नहीं मिला तो हमारा चित्रित राजकुमार घरेलू क्रिकेट में पर्याप्त था। यह तेज गेंदबाज आईपीएल में एक से अधिक चैंपियन टीम के लिए खेल चुका है। सर्वश्रेष्ठ में से एक केकेआर है। चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स घरेलू क्रिकेट में सफलता के बिना पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स सहित कई टीमों में खेलते हैं। एक बार आईपीएल में 5 विकेट लिए। बीसीसीआई सहित उनकी राज्य टीम राजपूत को बधाई देते हुए फ्रेंचाइजी को धन्यवाद दिया। चित्रित राजपूत ने यह भी कहा कि वह अगले दिन क्रिकेट से जुड़े रहेंगे। केकेआर न्यूज। सीएसके ने केकेआर न्यूज के लिए बनाया कप्तान। बहुत आश्चर्य। विवरण जानें। कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 202 के लिए नए कप्तान। सीएसके आईपीएल 2025 मेगा नीलामी। फिर केकेआर के कप्तान कौन होंगे, इसका विवरण। एक अटकलें हैं कि नए सीजन में केकेआर के कप्तान की सूची में कई नाम हैं। आईपीएल 2025 मेगा नीलामी के बाद केकेआर के कप्तान के बारे में अटकलें लगाई जाती हैं। एक अटकलें हैं कि नए सीजन में केकेआर के कप्तान की सूची में कई नाम हैं। हालांकि अजिंका रहाणे का नाम बहुत आगे है। हालांकि उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए के अंतिम मिनट में रहाणे को खरीदा,
लेकिन नेतृत्व की वापसी आखिरकार उनके कंधों में बढ़ सकती है और रहाणे की हालिया चिंता ने केकेआर प्रबंधन को कम कर दिया है। रहाणे अपने करियर में ठंडे सिर पर बल्लेबाजी करने के लिए परिचित थे, लेकिन रहाणे ने एमएस धोनी के सीएसके को बदल दिया है। रहाणे ने 2023 में सीएसी जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी को देखा। दूसरी टीम ने उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं दिया, लेकिन एमएस धोनी ने उन्हें अपना सामान्य क्रिकेट खेलने की अनुमति दी और विनाशकारी मूड में बल्लेबाजी की। रहाणे ने कहा कि उन्होंने टी20 क्रिकेट में खुद को एक नए रूप में पाया था। रहाणे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ने एक स्ट्राइक में $450 से अधिक का स्कोर किया। केकेआर समाचार, सभी अटकलें पानी में चला गया। केकेआर का नया कप्तान कौन है? यह जानकारी बता रही है। केकेआर आईपीएल 2025 के लिए केकेआर के नए कप्तान के रूप में इस खिलाड़ी की घोषणा कर सकता है। आईपीएल मेगा नीलामी 2025 डेढ़ टीम। इसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थीं कि कोलकाता नाइट राइडर्स का अगला कप्तान कौन बनने जा रहा है। केकेआर का बचाव करते हुए आईपीएल मेगा नीलामी के माध्यम से 2025 की टीम बनाई गई है। इसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थीं कि कोलकाता नाइट राइडर्स का अगला कप्तान कौन बनने जा रहा है। केकेआर के अगले कप्तान के रूप में सूची में कई नाम आ रहे थे। नीलामी में मिले जीत और सूखे 23.75 करोड़ 13 करोड़ रिंटन डिस्क के साथ झुर्रियां, आंद्रे रासेलन, क्विंटन डिस्क्लोक्ट। लेकिन पानी में सभी नाम कहे जा सकते हैं। अपने प्रदर्शन के साथ एक ने समझाया कि श्रेयस अय्यर की सीट छोड़ना उनके समय की प्रतीक्षा कर रहा था। टॉम प्रबंधन योजना भी उस खिलाड़ी में कोई और नहीं है। अनुभवी भारतीय बैटरी ओजिंक को रहाणे करता है। नीलामा के आखिरी एपिसोड में भी भले ही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ने तरफी में प्रदर्शन किया हो, आपको लगता है कि क्रिकेट विशेषज्ञों ने सभी को वापस फेंक दिया है। मुंबई में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चैंपियन अजिंक्य 9 मैचों की 6 पारियों में बल्लेबाजी करेंगे। टूर्नामेंट में 56.72 का औसत 489 रन है। उन्होंने 5 पारियों में अर्धशतक लगाया। इन 5 पारियों में रहाणे को सैकड़ों पारियों से लौटना पड़ा। 98 रनों की सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी। स्ट्राइक रेट 164.56। रहाणे ने कुल 46 चौके और 19 छक्के लगाए। अजिंक्य रहाणे ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में धमाकेदार प्रदर्शन किया। अब वह केकेआर के कप्तान बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। आईपीएल 2025 की नीलामी के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की आलोचनाओं में से एक यह थी कि टीम ने अपने पक्ष के लिए गुणवत्ता वाले गेंदबाजों पर पर्याप्त खर्च नहीं किया। बेशक उन्होंने वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन और आंद्रे रसेल को बरकरार रखा, लेकिन फिर उनकी गेंदबाजी में निश्चित रूप से एक कमी थी। लेकिन अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जो कुछ हुआ, उससे टीम को आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन करने का पूरा भरोसा है। केकेआर के लिए सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष अजिंक्य रहाणे। शुरुआत के लिए उनके 1.5 करोड़ में खरीदे गए अजिंक्य रहाणे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में उभरे। उन्होंने 98 की औसत और 164 की स्ट्राइक रेट से 469 रन बनाए। इसमें 5 अर्धशतक भी शामिल हैं
और कहा जाता है कि वे टीम के लिए कप्तानी के शीर्ष दावेदार के रूप में उभरे हैं। फिर मध्यक्रम के बल्लेबाज रिंकू सिंह ने भी शानदार प्रदर्शन किया, जिन्होंने 9 मैचों में 69 की औसत से 277 रन बनाए। 23 करोड़ से ज्यादा की कीमत पर खरीदे गए वेंकटेश अय्यर ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया और मध्य प्रदेश को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचाया। बल्ले से उन्होंने 10 मैचों में 56 की औसत से 227 रन बनाए और 8.84 की इकॉनमी से 7 विकेट भी चटकाए। दस छक्के 50 गेंद में शतक। विजय हजारे मैटलेन केकेआर के कप्तान को रिलीज किया गया। विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में श्रेयस अय्यर का दबदबा रहा। उन्होंने कर्नाटक के खिलाफ पहले दौर के मैच में सिर्फ 50 गेंदों पर शतक बनाया। इस बीच पंजाब के अनमोलप्रीत सिंह ने लिस्ट ए क्रिकेट में मिसाल कायम की। विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में श्रेयस अय्यर का दबदबा रहा। केकेआर के पूर्व कप्तान ने कर्नाटक के खिलाफ पहले दौर के मैच में सिर्फ 50 गेंदों पर शतक बनाया। उन्होंने 55 गेंदों पर 5 चौकों और 10 छक्कों की मदद से 114 रन बनाए। इस बीच पंजाब के अनमोलप्रीत सिंह ने 35 गेंदों पर शतक बनाकर लिस्ट ए क्रिकेट में मिसाल कायम की। श्रेयस के शतक की बदौलत मुंबई ने कर्नाटक के सामने 382/4 का लक्ष्य रखा। अंकुरिश ने शुरुआत में रघुवंशी का विकेट गंवाया, लेकिन आयुष माथेरे और हार्दिक तमोरे ने दूसरे विकेट के लिए 141 रन जोड़े। श्रेयस 82 गेंदों पर 78 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने शुरू से ही खेलना जारी रखा। श्रेयस ने शिवम दुबे के साथ 148 रनों की साझेदारी कर मुंबई को बड़ी पारी खेलने में मदद की। जवाब में कर्नाटक ने तेज गति से रन बनाने शुरू कर दिए। मुंबई 22 गेंद शेष रहते 382 रन से हार गई। 30 साल के श्रेयस इस साल घरेलू क्रिकेट में अच्छी फॉर्म में हैं। 4 रणजी ट्रॉफी मैचों में 452 रन बनाए। औसत 90.40। एक द्विशताब्दी वर्ष है। श्रेयस ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 9 मैचों में 345 रन बनाए। मुंबई ने ट्रॉफी भी जीती। उन्होंने आखिरी बार भारतीय जर्सी में अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। इस बीच अनमोलप्रीत ने लिस्ट ए 50 ओवर क्रिकेट में तीसरा सबसे तेज शतक लगाया। जेक फ्रेजर मैकगर्क 29 गेंद और एबी डिविलियर्स 31 सबसे तेज शतकों की सूची में शीर्ष 2 पर हैं। अनमोलप्रीत ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेला था। दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा के लौटने के बाद वह बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्होंने 11 चौकों और 8 छक्कों की मदद से शतक बनाया। पंजाब ने अरुणाचल के 164 रनों को महज 12.5 ओवर में ही समेट लिया। अश्विन के चौंकाने वाले संन्यास के पीछे कोच गौतम गंभीर की भूमिका। रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने 106 टेस्ट मैचों में 537 विकेट लिए हैं, ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर को विराम दे दिया, क्योंकि कुछ घटनाओं ने भारतीय टीम में आगे रहने के लिए उनके स्थान की पुष्टि कर दी थी। ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ड्रॉ कराने के लिए खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत की, जिससे भारतीय खेमे में खुशी का माहौल था। हालांकि रविचंद्रन अश्विन के बीच सीरीज में अचानक संन्यास लेने के फैसले ने सभी को चौंका दिया। खेल के आधुनिक महान खिलाड़ियों में से एक अश्विन ने मैच खत्म होते ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया, जिससे कई सवाल अनुत्तरित रह गए। अश्विन मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ शामिल हुए, लेकिन उन्होंने अपने संन्यास के फैसले को सार्वजनिक करते हुए किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। हालांकि यह फैसला वाकई दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक झटका है,
लेकिन क्रिकेट पिच पर अश्विन को करीब से देखने वाले जानते थे कि सब कुछ ठीक नहीं था। पीटीआई की एक रिपोर्ट में अश्विन के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 से 25 के बीच में ही संन्यास लेने के फैसले के पीछे की कहानी बताई गई है, जिसमें हेड कोच गौतम गंभीर की भूमिका भी शामिल है। सुबह के 11:24 18 दिसंबर 2024 यूनिक सॉल्यूशन जसप्रीत बुमराह पर नस्लवादी टिप्पणी को लेकर ईसा गुहा ने मांगी माफी, रवि शास्त्री ने दी प्रतिक्रिया। सुबह के 11:25 18 दिसंबर 2024 यूनिक सॉल्यूशन ब्रिस्बेन टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बारे में बात करते हुए ईसा गुहा ने उन्हें सबसे मूल्यवान इंसान बताया। ब्रिस्बेन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन के खेल में इंग्लैंड की पूर्व महिला टीम की क्रिकेटर ईसा गुहा द्वारा मैच में बुमराह की गेंदबाजी के बारे में बात करते हुए उन्हें प्राइमेट कहने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। गुहा की इस टिप्पणी से सोशल मीडिया पर प्रशंसकों में गुस्सा भड़क गया। हालांकि तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले गुहा ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी और स्पष्ट किया कि उनका आशय केवल भारतीय तेज गेंदबाज की प्रशंसा करना था। गुहा ने बुमराह को MVP मोस्ट वैल्यूएबल प्राइमेट कहा था। इसके अलावा उन्होंने कहा, वह भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और इस टेस्ट मैच की तैयारी में उस पर इतना ध्यान क्यों दिया गया और क्या वह फिट होगा। हालांकि उसे कुछ समर्थन की आवश्यकता है। सोमवार की सुबह फॉक्स क्रिकेट के प्रसारण पर गुहा ने कहा, कल कमेंट्री में मैंने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिसका कई अलग अलग तरीकों से मतलब निकाला जा सकता है। मैं किसी भी तरह की ठेस के लिए माफी मांगना चाहता हूं। जब दूसरों के प्रति सहानुभूति और सम्मान की बात आती है तो मैंने अपने लिए बहुत ऊंचे मानक तय किए हैं। उन्होंने कहा, यदि आप पूरी प्रतिलिपि सुने तो मेरा आशय भारत के महानतम खिलाड़ियों में से एक की बहुत प्रशंसा करना था और वह व्यक्ति जिसकी मैं बहुत प्रशंसा करती हूं। मैं समानता की समर्थक हूं और वह व्यक्ति हूं जिसने अपना पूरा करियर खेल में समावेशिता और समझ के बारे में सोचने में बिताया है। गुहा ने कहा, मैं उनकी उपलब्धि की महानता को दर्शाने की कोशिश कर रहा था और मैंने गलत शब्द चुन लिया और इसके लिए मैं बहुत खेद व्यक्त करता हूं। एक दक्षिण एशियाई मूल के व्यक्ति के रूप में मुझे उम्मीद है कि लोग यह समझेंगे कि इसमें कोई अन्य इरादा या दुर्भावना नहीं थी और मुझे उम्मीद है कि इसने अब तक के शानदार टेस्ट मैच को फीका नहीं कर दिया है और मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि यह आगे कैसे बढ़ता है। सुबह के 11:24 18 दिसंबर 2024 यूनिक सॉल्यूशन जसप्रीत बुमराह पर नस्लवादी टिप्पणी को लेकर ईसा गुहा ने मांगी माफी, रवि शास्त्री ने दी प्रतिक्रिया। सुबह के 11:25 18 दिसंबर 2024 यूनिक सॉल्यूशन ब्रिस्बेन टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बारे में बात करते हुए ईसा गुहा ने उन्हें सबसे मूल्यवान इंसान बताया। ब्रिस्बेन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन के खेल में इंग्लैंड की पूर्व महिला टीम की क्रिकेटर ईसा गुहा द्वारा मैच में बुमराह की गेंदबाजी के बारे में बात करते हुए उन्हें प्राइमेट कहने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। गुहा की इस टिप्पणी से सोशल मीडिया पर प्रशंसकों में गुस्सा भड़क गया। हालांकि तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले गुहा ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी और स्पष्ट किया कि उनका आशय केवल भारतीय तेज गेंदबाज की प्रशंसा करना था। गुहा ने बुमराह को MVP मोस्ट वैल्यूएबल प्राइमेट कहा था। इसके अलावा उन्होंने कहा, वह भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और इस टेस्ट मैच की तैयारी में उस पर इतना ध्यान क्यों दिया गया और क्या वह फिट होगा।
हालांकि उसे कुछ समर्थन की आवश्यकता है। सोमवार की सुबह फॉक्स क्रिकेट के प्रसारण पर गुहा ने कहा, कल कमेंट्री में मैंने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिसका कई अलग अलग तरीकों से मतलब निकाला जा सकता है। मैं किसी भी तरह की ठेस के लिए माफी मांगना चाहता हूं। जब दूसरों के प्रति सहानुभूति और सम्मान की बात आती है तो मैंने अपने लिए बहुत ऊंचे मानक तय किए हैं। उन्होंने कहा, यदि आप पूरी प्रतिलिपि सुने तो मेरा आशय भारत के महानतम खिलाड़ियों में से एक की बहुत प्रशंसा करना था, और वह व्यक्ति जिसकी मैं बहुत प्रशंसा करती हूं। मैं समानता की समर्थक हूं और वह व्यक्ति हूं जिसने अपना पूरा करियर खेल
मोहम्मद शमी। गेंदबाजों को धूल चटाने की तैयारी में जुटे हैं शमी। नए रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं। शमी एनसीए में हैं। बंगाल के धुरंधर गेंदबाज गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी अभ्यास को भी तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने आक्रामक मूड में एक्सरसाइज का वीडियो खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया है। शमी ने लंबे समय तक गेंद से बल्लेबाजों की धुनाई कर क्रिकेट जगत का ध्यान खींचा है। उनकी गेंद की सीम पोजीशन क्रिकेट विशेषज्ञों के एक वर्ग के लिए आश्चर्य की बात है कि शमी इस बार बल्ले से भी गेंदबाजों पर हमला करने की तैयारी में हैं। शमी एनसीए में बल्ले से डकाबुक मूड में नजर आए। बिना पैड और हेलमेट के नेट पर उनकी बैटिंग प्रैक्टिस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बंगाल के धाकड़ गेंदबाज भी एक के बाद एक आक्रामक शॉट लगाते नजर आए हैं। शमी ने खुद बैटिंग प्रैक्टिस का वीडियो क्रिकेट प्रेमियों के साथ शेयर किया। उन्होंने यह भी लिखा, मैं उसी फोकस और रुचि के साथ बल्लेबाजी का अभ्यास कर रहा हूं। एनसीए में अपने क्रिकेट को निखारने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक समय में एक गेंद खेलकर तैयारी कर रहा हूं। हो सकता है कि वह खुद भी नए रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करना चाह रहे हों। आईपीएल 2025 से पहले केकेआर के लिए एक और कप्तानी विकल्प। स्टार बल्लेबाज को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए राज्य टीम का कप्तान बनाया गया। यह पहली बार है जब वह सीनियर स्तर पर किसी राज्य टीम की कप्तानी करेंगे। गत चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर को अपने पिछले कप्तान श्रेयस अय्यर को बाहर करने के बाद आगामी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 सीजन के लिए एक नए कप्तान का नाम चुनना होगा। वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे जैसे नाम फ्रेंचाइजी की अगली कप्तानी पसंद के रूप में चर्चा में हैं, लेकिन इसमें एक और नाम जुड़ने वाला है। प्रतिभाशाली मध्यक्रम बल्लेबाज और फिनिशर रिंकू सिंह विजय हजारे ट्रॉफी वीएचटी के लिए अपनी राज्य टीम उत्तर प्रदेश यूपी के नए कप्तान के रूप में नामित होने के बाद केकेआर की कप्तानी के लिए दावा पेश कर सकते हैं। 27 वर्षीय खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार से कप्तानी की बागडोर संभालेंगे, जिन्होंने हाल ही में संपन्न सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एसएमएटी में यूपी का नेतृत्व किया था, जहां टीम क्वार्टर फाइनल में दिल्ली से हार गई थी। उल्लेखनीय रूप से यह पहली बार है जब रिंकू सीनियर स्तर पर किसी राज्य की टीम की कप्तानी करेंगे। इस साल की शुरुआत में उन्होंने यूपीटी 20 लीग में मेरठ मैवरिक्स को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने 161.54 की शानदार स्ट्राइक रेट के साथ 9 पारियों में 210 रन बनाए थे, जिसमें मुख्य रूप से फिनिशर के रूप में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। रिंकू सिंह ने केकेआर की कप्तानी के बारे में खुलकर बात की। यूपी टीम में रिंकू की हालिया पदोन्नति केकेआर की आईपीएल 2025 के लिए कप्तानी विकल्पों पर चल रहे विचार विमर्श से मेल खाती है। 2018 से केकेआर फ्रेंचाइजी का हिस्सा। उन्हें नवंबर में मेगा नीलामी से पहले सुनील नरेन, आंद्रे रसेल, वरुण चक्रवर्ती और रमनदीप सिंह के साथ बरकरार रखा गया था। केकेआर की कप्तानी की अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में बात करते हुए रिंकू ने वीएचटी ओपनर से पहले कहा, पाकिस्तान क्रिकेट में इस्तीफे और संन्यास का दौर चल रहा है। टेस्ट टीम के कोच जेसन गिलेस्पी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इरफान और ऑलराउंडर इमाद वसीम ने संन्यास ले लिया। इस्तीफे के कुछ दिनों बाद अब गिलेस्पी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी पर करारा हमला किया। उन्होंने दावा किया है कि टिम नीलसन को हटाने का फैसला तब लिया गया जब उन्होंने टीम के रेड बॉल कोच की भूमिका से इस्तीफा देने का फैसला किया।